नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस वक्त की, कल दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि सुबह से इस खबर पर लगातार हमारी नजर है और यह भी कहा गया कि आज कल 3 तारीख और 4 तारीख 2 दिनों का वक्त लिया गया था, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर यह आई कि दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और शनिवार को एलजेपी कोई फैसले पर आ सकती है। चिराग के साथ होने वाली यह बैठक बेहद ही अहम है, महत्वपूर्ण है और चुनाव से पहले एलजेपी संसदीय बोर्ड की यह आखिरी बैठक मानी जा रही है। तो इस दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश है। अमितेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल शाम 5 बजे एलजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है, आखिरकार गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और एलजेपी कितने सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। सबसे बड़ी बात है कि कल दिन में जेपी नड्डा के आवास पर, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। कल की मीटिंग के बाद आज भी ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज भी चिराग पासवान मिल सकते हैं एक बार फिर से अमित शाह से, जेपी नड्डा से, और इस बैठक में कुछ न कुछ निकल कर सामने आ सकता है। क्योंकि पूरी कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि एलजेपी को साथ रखा जाए और एलजेपी ने भी शुरू से ही कहा है कि हमारा निकट संबंध रहा है, हमारा बेहतर संबंध रहा है बीजेपी के साथ में। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है, बीजेपी आलाकमान चाह रहा है कि एलजेपी हमारे साथ रहे, लेकिन आज की बैठक के बाद कल जो समय तय किया गया है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड को बुलाया गया है, उस बैठक को एक तरह से अंतिम बैठक माना जा रहा है। 2 दिन काफी क्रूशियल है और आज और कल का एनडीए गठबंधन के लिहाज से, एलजेपी के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अमितेश जो बता पा रहे थे कि 2 दिन का जो वक्त है बेहद ही अहम है। कल दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और सब कुछ इसी में फाइनल हो जाएगा। शनिवार को एलजेपी कोई बड़ा और अहम फैसला ले सकती है। इसके अलावा जो जानकारियां हैं कि इस महत्वपूर्ण बैठक में चिराग मौजूद होंगे और चिराग के साथ तमाम प्रदेश स्तर के नेता भी मौजूद होंगे। और चलिए, एक और बड़ी बैठक की खबर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू की भी एक बड़ी बैठक होने वाली है और चल भी रही है बैठक। सीएम आवास में यह बैठक चल रही है। अशोक चौधरी, संजय झा इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, सीएम आवास में एक बैठक चल रही है और इसमें अशोक चौधरी मौजूद हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, जेडीयू खेमे की बैठक क्या इशारा कर रही है? देखिए विवेक, लगातार बैठकों का दौर जारी है और ताजा अपडेट यह है कि अशोक चौधरी और संजय झा, जो दोनों बिहार सरकार के मंत्री हैं और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी अशोक चौधरी, सीएम आवास से पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार से लगातार उनकी मुलाकात चल रही है। बैठकों का दौर भी जारी है और जाहिर सी बात है, तमाम निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि एनडीए में सीट का बंटवारा कब तक होगा। चिराग पासवान की जो कल मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ, उसके बाद आज भी बैठक की चर्चा है। तो जेडीयू के नेताओं की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि चिराग रिजोर्ट कितना जल्द खत्म होता है, क्या कुछ निकलता है उस बात का। खासकर जेडीयू अपने तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। खासकर जो कई सारे सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है, उससे सुलझाना चाहता है। साथ ही एक खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी की तरफ से कई सारी ऐसी सीटों पर दावा किया गया है। 2010 में जो बीजेपी ने 91 सीटें जीत हासिल की थी, तो बीजेपी की निगाहें उस 91 सीट पर तो है ही और साथ में कई सारी नई सीटों पर भी है। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में कई सारी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो बीजेपी सतर्क है कि अगर हम 100 से ज्यादा सीट पर जीतते हैं तो वो तमाम सीटें जो 2010 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी 90 सीटों पर, 91 सीटों उससे भी वो अपना हक जता रहा है। उसके अलावा नई सीटों का भी मांग कर रहा है। तो ये तमाम पेचों को सुलझाना होगा और जेडीयू की जो बैठक चल रही है, खासकर कल देर रात में लगभग 10 बजे के आसपास ललन सिंह सीएम आवास से निकले थे, आरसीपी सिंह निकले थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेडीयू में लगातार बैठकों का दौर जारी है और जेडीयू की पूरी कोशिश है कि एनडीए में जो सीटों का विवाद फंसा हुआ है, जो पेच फंसा हुआ है, चिराग जो अब तक नहीं सुलझ पाया है, उसको जल्द से जल्द कैसे सुलझाया जाए। जेडीयू के नेताओं से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ सीटों का मामला भले ही फंसा हुआ, लेकिन कोई ऐसा पेच नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सके। लेकिन चिराग का जो पूरा मामला है, जल्द से जल्द कितना जल्द सुलझेगा, इस पर जेडीयू के नेताओं की भी निगाह है। तो रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आरजेडी कांग्रेस नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई है और इसके बाद खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव आज राहुल गांधी से बात करेंगे। बड़ी खबर, बयानों की तल्खी के बीच में बातचीत का रास्ता यहां खुलता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव आज राहुल गांधी से बात करेंगे। आरजेडी कांग्रेस के अलावा सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और जेएमएम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है
और इधर आरजेडी ने सीपीआईएमएल को 15, सीपीआई और सीपीएम को 10 और जेएमएम को 2 सीटें साझा करने का प्रस्ताव रख दिया है। खबर यह है कि बिहार का प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व 70 से 80 सीटों की मांग कर रहा है। कांग्रेस की इस डिमांड के कारण आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। आरजेडी खेमे की अगर हम बात करें, कम से कम 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में आरजेडी है। और रंजीता हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। रंजीता, क्या खबर है जो आज बातचीत होने वाली है? बयानों की तल्खी के बीच में एक रास्ता खुलता है बातचीत का, और आज तेजस्वी राहुल गांधी से बात करने वाले हैं। विवेक, देखिए, दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है, लेकिन इसके साथ ही बयानबाजी जो है वो भी लगातार चल रही है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनकी तरफ से ये कहना कि बहुत देरी हो रही है, आरजेडी जो है वो गंभीरता को नहीं समझ रही है। और इस बीच में 2 दिन तक दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस 243 सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन करती है। सारे विवादों के बीच, सारे बयानबाजियों के बीच जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं। आज तेजस्वी अपने आवास पर एक बैठक कर रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस से राहुल गांधी बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव से, और खासकर जो सीट को लेकर है। और विवेक, इसमें बात यह है कि जो सीटों का नंबर है, इसके साथ ही जगह को लेकर विधानसभा क्षेत्र जो होगा, कौन कौन से विधानसभा सीट है जिस पर कांग्रेस की दावेदारी है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। आज की ये जो बातचीत है, इससे ये माना जाए विवेक कि इस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं ये रास्ता जरूर खुलेगा। जो 70 सीटों की बात कही जा रही है कि 70 से 75 सीटें कांग्रेस मांग रही है बिहार में, तो क्या उस मांग को आरजेडी मान रही है? क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है, वहां जो गठबंधन, महागठबंधन का जो चेहरा हमने देखा है, जो स्वरूप रहा है, उसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो आरजेडी उस पर चुनाव लड़ रही है। 2 गठबंधन पार्टियां आरएलएसपी और हम जो है वो तो क्या रंजीता, एक सवाल यहां पर राहुल गांधी की तरफ से तेजस्वी को नहीं होगा कि क्या वाम दलों ने जो मिलने की इच्छा जताई, वो महागठबंधन में मिलने की इच्छा जताई, उन्होंने मर्जिंग कुछ भी नहीं की। यहां पर आरजेडी ने वाम दलों को जो सीटें मुकर्रर कर दी, यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी, तो उस लिहाज से अगर देखें तो एक सवाल आरजेडी से पूछा जा सकता है राहुल गांधी की तरफ से कि ये सीटें कैसे आपने तय कर दी, हमसे तो पूछा ही नहीं। बिल्कुल, देखिए विवेक, कई चीजें हैं कांग्रेस के लेकर। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज फोन पर राहुल गांधी से बातचीत होनी है, उससे पहले सेकंड लेवल की बातचीत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से हो चुकी है। अहमद पटेल से तेजस्वी यादव की बातचीत पहले हुई है, इसके बाद कांग्रेस के नेताओं की बैठकें हुई हैं। कांग्रेस के नेताओं ने 2 हफ्ते पहले जिन सीटों पर कांग्रेस दावेदारी ठोक रही है, उसका लिस्ट जो है वो आरजेडी को दे दिया था। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है, और बार बार कांग्रेस इसी बात को लेकर बहस भी कर रही है, अपनी बात भी रख रही है। शक्ति सिंह गोहिल का बयान भी इसी संदर्भ में था कि जब तमाम चीजें पहले से तय थी, जब गठबंधन पहले से तय था, तो आज जब नॉमिनेशन के 2 दिन पहले तक भी पार्टी ये नहीं तय कर पा रही है कि किस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और किस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। ये कश्मकश की स्थिति अभी भी है गठबंधन को लेकर, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि आज की बातचीत के बाद कुछ रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। बातचीत हो जाने दीजिए, आप नजर बनाकर रखिएगा रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तल्खी के बीच बातचीत का एक रास्ता यहां पर खुलता है। इधर आरजेडी से तल्खी के बीच पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की बैठक हो रही है, और इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, कौकब कादरी मौजूद हैं। बैठक में आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। तो ये बैठक चल रही है कांग्रेस खेमे में। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, आज राहुल गांधी और तेजस्वी की बातचीत तो होगी, लेकिन इस बैठक में क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आज कांग्रेसी जो नेता हैं उनके तेवर थोड़े ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल ने बयान दिया था दिल्ली से पटना आने के बाद, से उन्होंने बातचीत की अभी थोड़ी देर पहले, मंत्रणा चल रही थी, मंत्रणा के बाद वो बाहर निकले, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा को फासिस्ट बताया और कहा कि भाजपा को हराना ही हमारी प्राथमिकता है। उनका कहना था कि राजद से सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द आप लोगों को स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जो अब इंडिकेशन है वो ये है कि महागठबंधन में भी राजद कांग्रेस के बीच करीब करीब तालमेल पर सहमति बन चुकी है। सीट शेयरिंग में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। अभी से थोड़ी देर पहले अखिलेश सिंह सांसद ने भी कह दिया कि हर हाल में समझौता होगा,
मदन मोहन झा ने भी कह दिया कि समझौता करना है, चूंकि गठबंधन की राजनीति ही अभी देश भर में चल रही है। और उनका ये कहना कि शक्ति सिंह गोहिल ने जो कल बयान दिया था कि अगर रवैया ठीक नहीं रहा राजद का तो कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ये शक्ति सिंह गोहिल के बयान है जिस पर मैं कोई इस पर काउंटर बाइट नहीं दे सकता आपको। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी स्थिति बनती दिख रही है महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच करीब करीब समझौते की जो बात है वो तय होती दिख रही है। चलिए अब खबरें आनी शुरू हो गई कि तलखी दूर हो रही है और नरमी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए। वैसे लगता है महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के तेजस्वी पर दिए गए बयान पर आरजेडी ने चेतावनी दी। कहा कि कांग्रेस को हठधर्मिता छोड़कर एनडीए सरकार को हराने में शक्ति लगानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, उनको शक्ति लगाना चाहिए बिहार की जन विरोधी एनडीए सरकार को हराने में। तो वो शक्ति लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर सवाल खड़े करने में। शक्ति सिंह गोहिल जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार है और इस नाव में जो छेद करेगा उसे जनता इस चुनाव में डुबा देगी। जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमजोर ना करें। और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है अगर उस पर आंख तरेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर आपने छेड़ा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मतलब तेजस्वी अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तो पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में जा सकती है। लालू जी बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया और बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरा है। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत हो, ये मांग करते हैं। तो तेजस्वी को लेकर कांग्रेस इतनी तल्ख क्यों हो गई, अब इसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रही है। आरजेडी इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं दिखती। कई दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। मांझी और कुशवाहा के जाने के बाद कांग्रेस की डिमांड बढ़ गई। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी फैसला नहीं हो पाया है। तो शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर आरजेडी की तरफ से जोरदार पलटवार के बाद कांग्रेस के तेवर नर्म हो गए। हालांकि कांग्रेस नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कहीं कोई अड़चन नहीं है। सब किसी पार्टी का हो गया क्या, हमको तो नहीं मालूम है। कोई पार्टी का सीट डिक्लेयर हो गया, देर तो तब न होती है। ये किसी का सबका हो गया, मेरा रुका हुआ है। मैं तो समझता हूँ सब पार्टी का अभी मंथन ही चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। जितना देर से होगा उतना दुरुस्त होगा। अरे भाई, समझौता होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है महागठबंधन में। आप कल परसों तक सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं है। इधर तेजस्वी यादव को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है और पिछले 30 सालों में आरजेडी के पीठ पर बैठकर राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज ज्ञान चक्षु खुला है कि तेजस्वी यादव से नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के बूते की बात नहीं है कि महागठबंधन का नेतृत्व करें। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से कांग्रेस ने
तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खारिज कर दिया है। तो देखें तो तेजस्वी यादव की पालकी महागठबंधन के नेताओं ने जमीन पर उतार कर रख दिया है। और अब बात एनडीए की करते हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीट बंटवारे में नंबर का मसला सुलझता दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक अब पेच पसंद की सीटों पर फंसा है। जेडीयू ने बीजेपी और एलजेपी की पारंपरिक सीटों पर दावा ठोककर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनडीए में मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीजेपी पर है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक और कई शहरी सीटों पर दावा ठोका है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू दीघा, बाढ़, बक्सर, सासाराम, भभुआ, संदेश, अगियाव और पालीगंज विधानसभा सीट समेत कई पर अपना दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए जेडीयू ने बीजेपी और एलजेपी की पसंद की सीटों पर दावा ठोका है। इधर एलजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी हो गई है, लेकिन वो भी पसंद की सीटों पर अड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी सीटें चुनने की आजादी मिले और इसके पीछे तर्क ये बताया जा रहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 42 में सिर्फ 8 सीटें ही एलजेपी को पसंद की मिली थी, जिसमें सिर्फ 2 सीटें ही पार्टी जीत पाई और जीत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए एलजेपी ज्यादा से ज्यादा पसंद की सीटें चाहती है। एलजेपी को जिन सीटों की सूची सौंपी गई है वो सी और डी कैटेगरी की सीटें हैं, जहां एनडीए की जीत मुश्किल लग रही है। अब इस पेच को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी बीजेपी की है और यह देखना होगा कि बीजेपी कितना जल्द इसे सुलझाती है। इधर जेडीयू ने दावा किया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। मुझे लगता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरपरस्ती में, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एनडीए को जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है उसमें जैसे ही सीटों का ऐलान होगा, उम्मीदवार जब क्षेत्र में बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, पार्टी लगातार जनता के बीच है, तो फिर ये विलंब का कोई सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ा करने वाला नहीं है। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और वरिष्ठ नेता सरयू राय ने बिहार में बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। सरयू राय ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव पर निशाना साधा। सरयू राय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार बीजेपी में अच्छे कार्यकर्ताओं की भरमार है, पर कार्यकर्ता उन्मुख सोच वाले नेतृत्व का अभाव है। आम धारणा बनती जा रही है कि बिहार में नेतृत्व स्तर पर बीजेपी सिमटकर भूपेंद्र यादव जनता पार्टी बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री की नजर में भी बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही खेवनहार हैं। हालांकि बिहार बीजेपी ने सरयू राय के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी हैं। उनके बनाए राजनीति के कारण बिहार भाजपा काफी मजबूत हुआ है। विगत लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रिटायर एडीएम खुर्शीद अकबर, फौजी कामेश्वर गिरी समेत कई लोग आज जेडीयू में शामिल हुए। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। एक तो गिरी जी हमारे आर्मी से प्री मेच्योर वीआरएस लिए हैं और वो पार्टी ज्वाइन किए हैं नीतीश जी में आस्था व्यक्त करते हुए, और दूसरा हमारे खालिद अकबर अंसारी साहब हैं, ये बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे। इधर पटना के जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बापू को जेडीयू नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी पार्टी बापू के बताए रास्ते पर चलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जयंती पर बापू को नमन किया। गांधी जी के प्रति पूरे राष्ट्र और पूरा विश्व उनके पदचिन्हों पे चलने का संकल्प लेता है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता ने महात्मा गांधी के पदचिन्हों पे न सिर्फ चलने का काम किया, बल्कि अपने 15 वर्ष के कार्यक्रमों में 15 वर्ष के जो उनका इस प्रदेश में एज ए मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम रहे, उसमें गांधी जी के जो विचार हैं उनको सम्मिलित करने का काम किया। और कटिहार के प्राणपुर में महानंदा नदी का कहर जारी है। जौनिया गांव में पानी भरा है, ग्रामीणों को कोई मदद नहीं मिल पा रही और कारण यही है कि ग्रामीण जुगाड़ से नाव से सुरक्षित जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे मवेशियों को चारा खिलाने वाली नाद में बैठकर लोग
एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है और हादसा हो सकता है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के विभीषिका के बीच ये कटिहार प्राणपुर जौनिया की तस्वीर है। लोग जब नाव नहीं मिला तो नाद के सहारे ही अब घर तक की सफर पूरा कर रहे हैं। क्या परेशानी है, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, लहान नहीं है, वो को विस्तार नहीं है, आने में यहाँ दिक्कत हो रहा है और खाने नहीं मिलता है। कितना दिन से ऐसे सफर करना पड़ रहा है? 1 महीना हो गया। कौन सी है, इससे कौन चीज से सफर कर रहे हैं? ये थी है सीमेंट के लहा है, ओकरे आंजन में करते हैं। तो डर नहीं लगता बच्चा? नहीं, बच्चा लोग दौड़ने लगता है, आंजन करवे करता है, पानी है तो हिम्मत बांध लिया है। तो बीमार होने से कैसे? अब बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टर कहाँ मिलेगा? तो जैसे कि देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कोई उपाय नहीं है। लोग चाहते हैं कि नाव की व्यवस्था हो, लेकिन उपाय नहीं रहने के कारण इसी तरह जान जोखिम में डालकर हर रोज सफर पूरा करना पड़ता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना औराई थाना क्षेत्र के श्यामपुर की है। एनडीआरएफ की मदद से एक का शव निकाल लिया गया है, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि पहले पंकज नाम का लड़का लखनदेई नदी में डूब गया, बाद में नदी के पास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, तभी उसे ढूंढने के लिए गांव का ही लखिंद्र नाम का युवक नदी में उतरा और अचानक लखिंद्र भी डूब गया। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा है। के लिए तो उनको थोड़ा थोड़ा तैरने आता था, साथ में वो भी डूब गए। आज एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लाश बरामद हुआ है। यही प्रशासन से हमें उम्मीद है कि जो उनके तरफ से बहुत ही, हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो मदद होने वाला वो हम लोग को करें। इस बात के लिए परेशान है, सभी लोग लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगी हुई है, स्थानीय गोताखोर भी आए, अंचल के गोताखोर आए। इसके बाद अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम खुद लाश को ढूंढ रही है। एक लाश बरामद कर लिया गया है, दूसरा लाश अभी मिलना बाकी है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।